तो लेट्स स्टार्ट। हम आज अपने पेज नंबर कितने पेज पर हैं? मेरी बुक में तो हम 59 पेज के ऊपर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर अपना कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर आज हमारा टॉपिक है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये होना ठीक है, अच्छा है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में बात किया था और इसका थर्ड पैराग्राफ में हम होंगे। और थर्ड पैराग्राफ है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक अस अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। कि मैंने आपको कल थोड़ा सा समझाया था, रिकलेक्ट कर लेते हैं पीछे से, कि जब भी कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, यानी कि जो इलेक्शंस का टाइम आता है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक अलग अलग तरह के घाटी पॉलिटिक्स खेलती है, एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगाती हैं, बदनाम करने की कोशिश करती हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और फॉल्स एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। साथ में हो सकता है झूठी एफआईआर वगैरह भी दर्ज करा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपोजिशन पार्टीज को, उनकी इमेज खराब करने की। दूसरा, हमने बात किया था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के लोगों को, कम्युनिटीज को अलग अलग धर्म के आधार पे बांट देती है, बिकॉज वो इस तरह का इन्वायरमेंट बना देते हैं समाज के अंदर कि कास्ट के बेसिस के ऊपर लोगों के अंदर दुश्मनी हो जाती है, रिलीजन के आधार पर दुश्मनी हो जाती है, अमीर गरीब के बीच में वो मतलब कई तरह की दीवारें खड़ी कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसीलिए बोल रहे हैं इज इट गुड टू हैव कंपटीशन? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जीतना चाहती है और जीत के अपना जो सरकार बनाने के लिए वो कई तरह के हथकंडे बनाती है, इस्तेमाल करती है। और इसी का रिजल्ट है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे समझदार एजुकेटेड लोग दूर रहना चाहते हैं। फिर हमने कल बात की थी कि अगर सभी एजुकेटेड लोग इस पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो फिर देश में पढ़े लिखे लोग आएंगे कहां से? जब आप खुद ही पॉलिटिक्स से पढ़े लिखे दूर रहेंगे तो सारे जो करप्टेड लोग हैं, जो गोन्स हैं, विलेंस हैं, उन्हीं का राज हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर को सुधार करके जो लोग चाहते हैं कि देश के अंदर एक अच्छा सरकार बने, तो सबको आगे आगे काम करना होगा। यहाँ तक होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कल हम पढ़ रहे थे उसमें किसी तरह का कोई तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ाएं फिर। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं। आप में से एक तो पहले मैं ये आपको एक मेरी वार्निंग समझ लीजिए, चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए। कल भी आप में से मैंने नोट कर लिए, कल भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने वही अपना पुराना ट्रेडिशन को अपनाते हुए बीच बीच में एग्जिट कर गए। 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कल की मैं बात कर रहा हूं, इतना इंस्ट्रक्शंस देने के बाद तो हर दिन का नोट हो रहा है और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो बीच में एग्जिट नहीं करना है। अगर आपने एग्जिट किया तो कारण मुझे पता होना चाहिए, मैं कंफर्म करूंगा आपके पेरेंट्स से, ये याद रखना। हाँ, सभी बच्चे जिनके पास में मैंने कॉल की हैं, कुछ के पास में नहीं किए हैं, आज हो सकता है कोई बगैर कॉल भी किए हुए ज्वाइन किया हो। और 9th A2 को भी मैं बता देता हूं कि 9th A2 के स्टूडेंट्स थोड़े से होश में आ जाओ। मेरी क्लास के बच्चों ने मेरे पास ही होमवर्क जो मैंने भेजा है अभी तक करके नहीं भेजा है, छोड़ दे 2-3 बच्चे को। 38 के लगभग बच्चे हैं 9th A2 में और कुछ एक बच्चों ने भेजा है। 9th A1 के ज्यादातर बच्चों की तरफ से होमवर्क मेरे पास आ गया।
तो आप सुधार कर लो, क्योंकि स्कूल खुलने का टाइम हो गया है और जितना रेस्ट करना था आप कर चुके हो। अभी आगे आपको रेस्ट नहीं मिलने वाला है। एक दो बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर चैप्टर नंबर 5th के आपने क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5th है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वो चैप्टर हमने कराया ही नहीं बेटे। मैं बात कर रहा हूँ दक्ष की। दक्ष ने कल मेरे पास मैसेज किया कि सर चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 5th हुआ ही नहीं, हमारा 4th चैप्टर हुआ है क्लाइमेट, उसके बाद हुआ ही नहीं। तो प्लीज इसका मतलब यू आर नॉट रेगुलर। और दक्ष आज हो है, दक्ष है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिए। खैर स्टार्ट करते हैं। और पीछे का तो आप बैकग्राउंड आपका क्लियर हो ही गया, समझ गए हो जो पीछे जो पढ़ा था। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन से जो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कास्टिज्म की, आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, वो जानते थे अपने को फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उनको ये सब पता था कि ये सब समस्याएं आने वाली है। Yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. इसके बावजूद भी उन्होंने यही तरीका चुना टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स, कि आने वाले जो लीडर्स को उनको चुनने का एक ही यही तरीका उन्होंने चुना। They did so because this system works better in a long run. उन्होंने ऐसा किया कि लॉन्ग रन में देखो तो इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इस वजह से उन्होंने चुना। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. और एक आइडियल वर्ल्ड में सभी जानते हैं पॉलिटिकल लीडर्स कि लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए क्या बेहतर है, एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। और वो लोगों के काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। और पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह के आदर्श संसार में आवश्यक नहीं है, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। लेकिन वास्तव में हकीकत में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड like all other professionals are motivated by desire to advance their political careers। जैसे कि और सभी फील्ड के अंदर भी, सभी दूसरे प्रोफेशन के अंदर भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल कैरियर भी इससे अछूता नहीं है। उनकी पॉलिटिकल राजनीति के अंदर भी जो लोग आते हैं, कामना हम इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन वाला टॉपिक है, और उसके अंदर 3rd पैराग्राफ है बेटा, 3rd पैराग्राफ। और 3rd पैराग्राफ के भी हम लास्ट में हैं, और नीचे से 3rd पैराग्राफ की लाइन की अगर बात करें तो 3, 6, 7, 8 या 9th लाइन में है, ये है दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। यानी कि राजनीति के अंदर भी मतलब कंपटीशन बुरा नहीं है, वो ये समझाना चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो एक दूसरा तरीका है लोगों ने अपना लिया कि कंपटीशन से हम पावर में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, कुर्सी पर ज्यादा दिन तक बैठे रहें। ये जो सोच है, इसकी वजह से पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो खराब हो गया। अदरवाइज पॉलिटिकल कंपटीशन होना हेल्दी है, देश के लिए जरूरी है। तो दे वांट टू रिमेन इन पावर टू गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। वो पावर में बना रहना चाहते हैं और पोजीशंस अपने लिए बना के रखना चाहते हैं, राइट। तो दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। हो सकता है कि वो लोगों के लिए जो पॉलिटिकल
लीडर्स आपने चुन के भेजा है, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा काम करना चाहते हो, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन अगर हम पूरा उनके ऊपर ही भरोसा कर लें तो ये हमारे लिए रिस्क की बात है। यानी कि आपने जिनको चूज करके भेज दिया लीडर्स को, उन पे पूरा भरोसा मत कीजिए, उनको बीच बीच में जगाते रहिए और अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। जब वो देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको जगाइए, उनको अलर्ट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, और अपोजिशन पार्टीज में जो लोग हैं उनके पास जाइए। यानी कि सरकार मीट फॉर योर वेलफेयर, अगर गवर्नमेंट आपके अच्छे के लिए काम नहीं करती है तो फिर आपको आपके पास में अधिकार है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप उनको आने वाले चुनाव में हार दिखा सकते हैं। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कि हो सकता है कि वो आपकी सेवा करने चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आपने चुन के भेजा है, हो सकता है वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर उसमें डिफरेंस हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, आपकी डिजायर क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और वो क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी मैच नहीं होती। तो आपका लगातार उनसे कम्युनिकेशन में बना रहना जरूरी है, ताकि आप क्या चाहते हैं वो बता दो और वो क्या करने जा रहे हैं, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, एक कोलाब्रेशन हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में काम कर पाए। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशंस। अब इस तरह की समस्याएं आए तो हम इनको किस तरह से सुलझा सकते हैं। वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। एक तो तरीका यह हो सकता है कि उनके चरित्र को बदलें। पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का जो तरीका है उसके और उनके नॉलेज को बदल डालें। ठीक है, द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी के आप कैरेक्टर जो इतने सालों के अंदर बिल्ड हुआ है उसको तो बदल नहीं सकते। तो हम रियलिस्टिक होके सोचे कि दूसरा तरीका जो वास्तव में खरा उतरे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वेज टू सेट अप सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स वर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो। दूसरा तरीका यह है कि जो अच्छा काम करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनको आप रिवार्ड करें, और जो नहीं करते उनको पनिश करें। जैसे कि स्कूल में बच्चों के साथ होता है, ऐसा ही हम उनको भी कर सकते हैं। कैसे रिवार्ड क्या करें कि अगले बार फिर 5 इयर्स का टर्म होने के बाद में उनको सरकार बनाने की अपॉर्चुनिटी दे दें, उनके फेवर में वोट डाल दें। और पनिश करना क्या हो सकता है कि अगले चुनाव में उसको आप पार्लियामेंट से बाहर का दरवाजा दिखा दें, वो सरकार वो हार जाए चुनाव में। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी मैसेज ओनली, मैसेज। किसी को नहीं आया तो बता दे, बाकी तो फिर पता लग ही जाता है। मंजीत बोल रहा है नो सर। नो का मतलब मैं क्या समझू, समझ में नहीं आया मंजीत। पंकज बोला यस सर। ओके, अब जिन्होंने आज क्लास पहली बार ज्वाइन की है उनको हो सकता है पीछे के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की थी कि किस तरह से चैप्टर चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, चुनावी राजनीति। ओके, कोई डाउट नहीं है, दैट्स फाइन, अच्छी बात है। तो फिर आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। So how do we deal with the this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and the character of the political leaders.
The other and the more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अब नेक्स्ट, हु डिसाइड्स दिस रिवार्ड और पनिशमेंट? अब कौन डिसाइड करे कि इनको कैसे सजा दी जाए और कैसे रिवार्ड किया जाए? द सिंपल आंसर इज द पीपल। अब सिंपल आंसर ये है कि लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इनको सजा दी जाए। तो दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और इलेक्टोरल कंपटीशन में होता यही है सिंपल के जिन जो अच्छा करते हैं उनको अगले चुनाव में, जैसे अभी की जो सरकार है 2014 में बनी थी और 2019 में इनका टर्म पूरा हुआ 5 इयर्स, और 2014 से 19 तक इन्होंने अच्छा काम किया होगा, तब आपने दोबारा से इसको फिर दोबारा इलेक्शन में 2019 में चुन के भेज दिया, और अगर अभी अच्छा नहीं करेंगे तो दूसरी कोई पार्टी चुन के आएगी। तो दिस इज व्हाट वी कंसीडर रिवार्ड और पनिशमेंट, ठीक है ना। तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इनिशिएटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, और ये कंपटीशंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को कुछ इंसेंटिव्स प्राप्त होता है। दे नो that if they raises issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. वो जानते हैं कि अगर हम वो सारे इश्यूज के ऊपर, उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर जनता चाहती है, तो अगले इलेक्शंस में हमें जीत के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. अगर वो इन सब में फेल हो जाते हैं तो अगले चुनाव में उनकी जीतने की पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू बी इन पावर, अब ऐसे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं कि वो सिर्फ पावर के अंदर, सरकार के अंदर ही बना रहना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन फैक्टर ही यही है। इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, और ये फिर भी उनको इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, कि उनको मजबूर किया जाएगा कि वो लोगों को सर्व करें। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, और इसी तरह से बाजार काम करता है। आप समझोगे, if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. अब देखो कोई भी शॉपकीपर है, अगर वो चाहता है, शुभम जो भी कुछ है आप मैसेज कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आती है, आप मैसेज कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई शॉपकीपर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी की चीज देगा, तो क्या होगा, उसकी बिक्री अच्छी होगी। सिमिलरली एट द सेम वे, जब आपके लीडर्स हैं जो सरकार में हैं, अगर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपके समस्याओं को सुनाएंगे, आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, तो सिमिलरली आप भी सोचो कि उनके अगले चुनाव में भी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि अगर शॉपकीपर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, कस्टमर उस दुकान पे जाना छोड़ देंगे। सेम यही होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। अगर हम उनके कस्टमर हैं, अगर हमने उनको वोट डाला, हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, तो अगले चुनाव में हम उसका साथ छोड़ देंगे, उनकी दुकान पर हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यही हुआ। तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन सम अगलीनेस, ये बात सही है कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, ये आपस में डिवीजन कर देता है, लोगों को बांट देता है।
तो अरे सभी बच्चे मेरे को बताओ, आवाज में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर, सर आ रही है। ओके, खुशी बोल रही है मैम योर वॉइस इज कमिंग। खुशी, खुशी जल्दी जल्दी में लिख दिया क्या? चलो खैर कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस। पॉलिटिकल कंपटीशन कुछ डिविजन्स भी लोगों के बीच में डिवीजन कर देता है, कुछ अगलीनेस भी आ जाती है, भद्दापन भी, बट फाइनली इट हैज टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज लीडर टू सर्व पीपल। लेकिन लास्ट में आप कह सकते हो कि ये लोगों को सर्व करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर कर देता है कंपटीशन, राइट? कोई नहीं खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो ऐसे मजाक में बोल दिया था। तो फिर 4.2 है अभी टॉपिक अपना नेक्स्ट, और अपने पास में टाइम है, और टाइम है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक का भी कुछ एक थोड़ा सा ले लेते हैं, कर लेते हैं। और ये टॉपिक है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शंस का, इसको समझ लेते हैं। और इसको भी हरियाणा की असेंबली से समझाया आपकी बुक में। चलो सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं। और आप सब जानते हो, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, एवरी 5 ईयर्स के बाद में इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अगर असेंबली के इलेक्शंस हैं तो हम 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को के अंदर पूरे हरियाणा को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे हरियाणा से चुन के जाने होते हैं। और फिर इलेक्शंस से पहले इलेक्शंस कमीशन की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसके लिए उनके पास में स्टाफ्स होते हैं, इलेक्शन के टाइम में पूरा स्टाफ उनके कंट्रोल में काम करता है, और उनके पोस्टिंग ट्रांसफर सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता है। बूथ लगाए जाते हैं, बूथ के ऊपर मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कंपेन करती हैं, कंपेन के अंदर बहुत सारे प्रोमिसेस करती हैं, और फिर इलेक्शंस का एक टाइम आता है, इलेक्शन कई बार स्टेजेस में होते हैं, और फिर इलेक्शंस के बाद में पूरे आप ईवीएम मशीन के ऊपर आप वोट डालते हैं। आजकल वोट डालने की एज आपको पता है 18 साल कर दिया गया, पहले 21 ईयर्स था। और उसके बाद में फिर ईवीएम मशीन तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है, फिर एक दिन वोटिंग का काउंटिंग होता है, फिर रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है, फिर सरकारें बनती है। तो ये सब तरीका हो गया। अब इसमें आपकी बुक में क्या कहा है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो 32 बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। 32 बहुत कम। और आज का मैं आपको फिर अवेयर कर देता हूं, सारे के सारे बच्चे क्लास खत्म होने के बाद में आपका सबसे पहला काम होगा, कल मैंने बताया था, आपने कईयों ने ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हुए होंगे, तो आप अपना एक तो ग्रुप मेरे पास लिख दो, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में, पहली बात। फिर अगर आपको पता है कि आपकी क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे हैं तो फादर नेम जरूर लिखोगे। फिर आपका जब क्लासेज लग रही थी तो आप कौन से सेक्शन में थे, क्या आप 9th A1 में थे, क्या आप 9th A2 में थे, A3 में थे, या A4 में थे, ये सारी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में अब रिकॉर्ड तो तुम्हारा तैयार हो गया है, पूरा रिपोर्ट तैयार हो रहा है, काफी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर चल रहा है काम, हम सारे रात दिन लगे हुए सारे टीचर्स, एक एक आपके टाइमिंग लिखा जा रहा है कि कितने पीरियड के लिए आपने क्लास अटेंड की। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्लास छोड़ना है विदाउट माय परमिशन छोड़ा
स्कूल में तो हम फिर मिलेंगे। और 9th A2 के बच्चों से पूछो मैं कितना प्यार करता हूँ, 9th A1 वालों को भी पता ही हो गए थे। तो पढ़ाई के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपके क्वेश्चन आंसर इट हैज टू बी कंप्लीटेड, कोई चांस नहीं है। कल एक दो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आई डोंट नो आपने कुछ कराया था या नहीं मैप के बारे में। तो मैप वर्क आप सभी को पता होगा जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें। ज्योग्राफी के अंदर हमने मैक्सिमम जितना पॉसिबल था एक एक्सटेंट तक जाके पूरा मैप वर्क किया है। और खुद मैंने बोर्ड के ऊपर आपको इंडिया के मैप को लेके रिवर्स के बारे में और पूरा ग्लोब, इवन ग्लोब को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ग्लोब के ऊपर पूरा बताया है कि किस तरह से हमने आपको ग्लोब्स को भी डिवाइड, इक्वेटर्स क्या है उसके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, पूरा सब कुछ कंप्लीट हमने आपको समझाया है। और बहुत सारे बच्चों ने मैप का काम भी किया है, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने मैप का हाथ ही नहीं लगाया। आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने मैप का काम कराया था, क्या है कन्वर्जिंग प्लेट्स, क्या है डाइवर्जिंग प्लेट्स, क्या है कहाँ। तो सारा काम मैप का इतना अच्छे से कराने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। रिवर्स के बारे में पूरा बताया, कौन सी रिवर्स किस डायरेक्शन में जाती है। फिर इंडिया को हमने डिवाइड किया, दक्कन, कौन से पार्ट को हम दक्कन बोलते हैं, आपका पेनिसुलर एरिया कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से हैं, हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड, सारा का सारा मैप वर्क पूरा कंप्लीट कराया। लेकिन अगर आप नहीं करे हो तो इट इज योर फॉल्ट। लिटिल नेहरा का मैं नाम लेके बता रहा हूं। लिटिल नेहरा है आज क्लास में, मैसेज करके बताएं। सर हमने मैसेज कल करें। जियो की पीडीएफ, सर हमने कल जियो की पीडीएफ भेजी थी, पॉलिटिकल का चैप्टर सेकंड करके भेज देंगे। ठीक है बेटा, मुझे पता है, मैं बात कर रहा हूँ लिटिल नेहरा की। हाँ, तो लिटिल नेहरा बेटा जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना, इम्प्रूव करो अंदर। और किस तरह का इम्प्रूव है मैं आपको बता चुका हूं। मत अपनी जो एनर्जी है उसको स्टडी के अंदर लगाइए। तो 32 मेरे तरफ से अभी भी 32 कम है स्टूडेंट। 32 ही क्यों आए, क्यों नहीं पूरे के पूरे आ सकते। खैर हम आगे चलते हैं और 10 मिनट और है अभी। तो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस भी अब थोड़ा एक मैंने हल्का सा बता दिया है, वही सबको हम बुक क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years. आपको पता ही है लोकसभा का मतलब जो देश की पार्लियामेंट का एक हाउस है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा के इलेक्शंस आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बनते हैं। आपकी केंद्रीय सरकार बनाने के लिए लोकसभा के 543 मेंबर्स होते हैं। और पूरे देश के अंदर हम पूरे देश को जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाता है और वो लोकसभा में बैठता है। और वो उसी में से जिसके पास टोटल 543 का 1/2 आएगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास या फिर गठबंधन के पास, अलायंस के पास में, वो देश की सरकार बनाते हैं।
ठीक है, तो ये लोकसभा हो गया। और आपके स्टेट असेंबली, सिमिलरली ऐसे हर एक स्टेट के अंदर में चुनाव होते हैं। और वो चुनाव आपके समझने के लिए सोचो कि वो विधानसभा के चुनाव है, वो जो स्टेट की गवर्नमेंट बनाते हैं उसके लिए है। तब स्टेट को, जैसे हरियाणा की बात करें तो हम 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट देते हैं, और 90 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत के जाते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएंगे। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजॉरिटी में होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस या कोएलिशन जिनके पास में 45 प्लस होंगे मेंबर्स, वो सरकार बनाएंगे, और बाकी जो बचे वो अपोजिशन पार्टी। यहां तक क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ इलेक्शंस होते हैं, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, या तो कुछ उसी दिन या कुछ दिनों में। उसी दिन अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट, ईवीएम मशीन, सब कुछ देखना होता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसी दिन नहीं होके स्टेजेस में इलेक्शंस होते हैं। जब पूरे देश में कराएंगे तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, फिर हमको स्टेजेस में, यानी कि अगर बात करें 2019 के इलेक्शंस को, तो वो मई के लगभग शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-16 दिन लगे होंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शंस। और जब देश में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद में, तो हम उसे जनरल इलेक्शंस के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। और 5 साल से पहले होते हैं तो मिड टर्म इलेक्शंस, और किसी की डेथ हो गई उसकी जगह कोई चुनना है तो बाई इलेक्शंस, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, जो टर्म होता है लोकसभा का। मिड टर्म इलेक्शंस, अगर लोकसभा अपना 5 साल से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है किसी भी कारण से, तो मिड टर्म इलेक्शंस। और बाई इलेक्शंस का मतलब ये हो गया कि किसी की डेथ हो गई या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो दैट इज बाई इलेक्शंस। और ठीक है, टाइम आज मैं देख पाऊंगा मेरे से। लीव करना इज नॉट अलाउड। अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा से आइए। लीव करके तुम कहा जाओगे कहां पर? This is called the general elections. Some elections is held only for the constituency to fill the vacancy caused by the death or the resignation of member. This is called the by-election. In this chapter, we will focus on the general elections. इस चैप्टर में हम सिर्फ जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो you read about the people of Haryana electing 90 MLAs. हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मैंने शुरू में बताया था ना कि हरियाणा के अंदर देर आर दी 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज, और आज भी बता दिया, और शुरू में जब हम ये चैप्टर शुरू किया था तब भी बताए थे। तो 90 MLAs आएंगे चुनकर। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट, और ये कैसे चुने जाते हैं, आपको कोई वंडर नहीं होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs? क्या हर लोग 90 MLAs के लिए वोट डालते हैं? नो, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा हुआ है, तो रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के से 1 MLA चुन के जाना है, बावल कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 चुनना है। तो बावल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने गांव आएंगे वहां से सब लोग उसी MLA जितने वहां से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जो चुन के जाना चाहते हैं, सबको वोट डाला जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो वहां से विनिंग कैंडिडेट होगा। सिमिलरली रेवाड़ी से भी ऐसे ही होगा। तो सभी 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट नहीं डालते, ठीक है। You perhaps know that is not the case in our country. We follow an area-based system of representation. हमारे देश में हम area based system representation को choose करते हैं। The country is divided into different areas for the purpose of elections. पूरे देश को चुनाव के लिहाज से हम अलग अलग उसमें बांट देते हैं, जो मैं बता चुका हूं आपको। These areas are called electoral constituencies, और इनको हम electoral constituencies के नाम से जानते हैं।
the voters who live in area elect one representative, और उस क्षेत्र में जिसमें वोटर्स रह रहे हैं हर एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक को चुन के भेजते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। टाइम होने वाला है। और लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है लोकसभा के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना गया कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, तेज रहो, मेरे पास घड़ी है, जब नहीं होगी तब मैं आपसे पूछूंगा। One of the feature of democratic election is that every vote should have equal value, कि हर वोट का एक कीमत होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। मैं पहले ही समझा ही चुका था आपको कि ऐसा नहीं कि अमीर की वोट का वैल्यू ज्यादा और गरीब का कम, ऐसा नहीं। This is why our constitution required that each constituency should have roughly equal population living within it। तो हमने भी ये किया है कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन को भी बराबर रखा है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन कोशिश किया है कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉपुलेशन बराबर हो। अब देखो, कुछ बच्चे हैं, 32 से 6 बच्चे निकल चुके हैं, जबकि 10 नहीं बचे हैं। अब इनका क्या किया जाए? अभी तुम जितने बेटा 26 बच्चे जैसे एग्जिट करते हो, सबसे पहला काम है व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मेरे पास मैसेज करना, सर माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, माय प्रीवियस सेक्शन इज 9A1 A2 A4 जो भी है ये, और अभी मैं इस ग्रुप का पार्ट 1 ग्रुप में हूँ, पार्ट 2 में हूँ। ये आपने मैंडेटरीली करना है, किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो कल कर चुके हैं उनको नहीं करने की जरूरत है वो, और जिन्होंने नोट्स नहीं भेजे वो भी होश में आ जाओ। क्वेश्चन आंसर जो कराए हैं अभी तक मेरे को नहीं भेजा है, तैयारी कर लो तुम, तैयारी कर लो। सर हमने तो भेज दिया। नैन्सी मुझे पता है बेटा, जिसके आगे मैं जिन्होंने नहीं भेजा उनको बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके सर। ओके, फिर आप एग्जिट कर सकते हो। सर बाय बाय। बाय सभी को, बाय। हिमेश, आकांक्षा, क्या वेट कर रहे हो तुम लोग? खुशी, शमशेर, आशीष के नाम से कौन है? चलो बेटा सभी, शमशेर एंड आशीष।